आज हम हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक के गद्य भाग में संकलित हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो लेखक परिचय देखिए। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जामानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में जंगल विभाग यानी वन विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक रहे। 1941 से 1943 के मध्य शिक्षण कार्य का अध्ययन कर 1943 में वहीं मॉडल हाई स्कूल के अध्यापक हो गए। 1952 में यह सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत 1957 से की। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, अन्य बहुत सी विधाओं में लेखन के बावजूद भी आप मूलतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के या हिंदी भाषा के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। इन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजन शैली में उन्होंने सामाजिक विषयों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा। यानी केवल मनोरंजन ही नहीं करना, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ समाज के व्यापक समाज में फैले हुए प्रश्नों से भी अपनी रचनाओं को जोड़ने का प्रयास किया। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहाँ तक मानी जाती है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई, प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। ये इनकी पहली रचना थी जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर, है ना, इस पर इन्होंने व्यंग किया, कठोर विरोध किया। इन्होंने सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया जो विविध संग्रहों में संकलित हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तावीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते। माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा इनके व्यंग्यात्मक निबंध हैं। इन्होंने कहानियाँ लिखी, कहानियों के प्रमुख संकलन हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, नाक, दो नाक वाले लोग, ये इनकी कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास भी रचे। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। व्यंग्यात्मक संग्रह भी है इनकी, वैष्णव की फसल, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। संस्मरण विधा भी लिखी है इन्होंने, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। इन्होंने बाल कहानियाँ भी रची, चूहा और मैं। लघु कथाएं हैं इनकी, चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर,
पाखाना, सुधार, समझौता और यस्सर, अशील आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये है हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं के नाम। रचनाओं में इन्होंने निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, उपन्यास, कहानी आदि रचे हैं। अब इनकी भाषा शैली की विशेषता। परसाई जी ने बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि व्यंग्यों पर गहरी चोट की है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, इनकी भाषा में व्यंग की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है। एक एक शब्द तीखापन लिए होता है। हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में भाषा भाव भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती। भंगिमा माने हाव भाव। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होती है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हुआ हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय। इसमें प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है कि हरिशंकर परसाई के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखिए। तो आपको इसी तरह से वर्णन करना है। आगे देखिए, यहाँ पर हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित निबंध संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध संकलित है। तो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्यात्मक निबंध है। यह परसाई के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी ऐसे लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरणों में विरोध का उद्घाटन सशक्त तरीके से करता है। विचार यानी हमारे जो विचार होते हैं और उन विचारों को हम व्यवहार में किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसका आचरण में विरोध का उद्घाटन बड़े सशक्त तरीके से किया है। इस निबंध में घटनाओं के ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करें जिनमें थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत किए कि जैसे कई लोगों के अपने एक सिद्धांत होते हैं, वे सिद्धांत व्यवहार में आने पर टूट जाते हैं। तो किस तरह टूट जाते हैं, इस पर उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है। आचरण और विचार के विरोध, व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही यहाँ व्यंग्यकार परसाई जी का उद्देश्य है। लेखक का मानना है कि जो लोग सिद्धांत और व्यवहार के अंतर में दोगलेपन पर लेखक ने कठोर व्यंग किया है। यानी जब मनुष्य के विचार और व्यवहार में अंतर होता है तो लेखक ने उसे क्या कहा है, मनुष्य का दोगलापन, और उसी पर उन्होंने व्यंग किया है। मेरे एक दोस्त हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले, आधुनिक बुद्धिवादी, परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका कोई है मुझे पता नहीं, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि उनके जो एक मित्र हैं वे बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा के हैं। वे यूं तो बड़े सैद्धांतिक और विचारवादी हैं, लेकिन परिवार के संस्कारों में बंधे होने पर उनके विचार अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है, आगे देखिए। पूछा मुंडन किस लिए, बोले फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा
मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते हो। यूँ कोई बुरी बात नहीं, जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं, एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में और हर राजनीतिक दल में। यहाँ पर लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य अवसर के अनुसार अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर किसी को अपना बाप बना लेते हैं। यह मनुष्य की अवसरवादी प्रवृत्ति है। और यहाँ पर लेखक ने मनुष्य की अवसरवादी प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए कहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार लोगों को अपना बाप बना लेते हैं। जिस व्यक्ति से उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, उसी व्यक्ति को क्या करते हैं, वे महत्व देते हैं। ऐसे लोगों की, लेखक का मानना है कि ऐसे व्यक्तियों के फादर की संख्या कैसी होती है, अनगिनत होती है, एक से ज़्यादा होती है। एक घर में क्या होता है, वास्तविक पिता होते हैं। एक दफ्तर में, एक ऑफिस में बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अपना काम निकालना होता है। एक दो बाजार में, इस प्रकार बाजार में भी हर किसी को अपना पिता बनाकर महत्व देते हैं। और यही नहीं, हर एक राजनीतिक दल में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो जिस राजनीतिक दल का बोलवाला होता है, उसे के नेता को अपना पिता बनाकर महत्व देते हैं। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। कल संवित सरकार टूट रही है तो 15 रह गए। आज वह सरकार थम गई तो 38 बाप हो गए। यहाँ पर लेखक ने व्यंग करते हुए बताया है कि ऐसे आदमियों के पिताओं की कोई कमी नहीं होती है, जो अवसर के अनुसार पिता बना लेते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि एक आदमी ने 35 लोगों को अपना पिता बना रखा था। मिली जुली सरकार टूटी तो उसके नेताओं का महत्व कम हो गया, तो व्यक्ति ने क्या किया, सम्मान देना कम कर दिया और संवित सरकार इकट्ठी स्थिर हो गई। मिली जुली सरकार जब स्थिर हो गई तो उनके पिता की संख्या 15 हो गई। तात्पर्य है, कहने का आशय है कि अवसरवादी जो व्यक्ति होते हैं, वे लाभ लेने के लिए किसी को भी सम्मान दे देते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने मनुष्य की अवसरवादी मनोवृत्ति के बारे में बताया है कि जो अवसरवादी लोग होते हैं, वे स्वार्थ के लिए किसी को भी अपने पिता का महत्व देने लगते हैं। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। उन्हें मैं जानता भी नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनको मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद को उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? बोले, उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा, मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसका संगम में विसर्जन होगा। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, यार बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार और फिर परिवार। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, यार बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं, इस तरह की बातों से मैं अनजान नहीं था।
चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। फिर जो फजीहत हुई मैं ही जानता हूँ। एक बार मैंने अपने चाचा की मृत्यु होने पर मैंने श्राद्ध नहीं करने के बारे में कहा। फिर मेरी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे, उनका श्राद्ध करने वाले बहुत सारे लोग थे। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या यह लोग भी नहीं बनाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।